यह वीडियो उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी कोई रेस्टोरेंट है या फ्यूचर में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। एक रेस्टोरेंट को सक्सेसफुली चलाने के लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे रेस्टोरेंट का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करना है, सेल कैसे इंक्रीज करनी है, खाना कैसा होना चाहिए, ओवरऑल एम्बियंस कैसा होना चाहिए, आपके स्टाफ मेंबर्स को कौन कौन सी बातें सिखानी है। आज हम इन सब को एक एक करके समझेंगे। आप कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करो, कस्टमर्स को कितने भी ऑफर दे दो, लेकिन जब तक आपका खाना टेस्टी नहीं होगा तब तक कोई भी कस्टमर आपके पास बार बार नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि बस एक बार अच्छा टेस्टी खाना दे दिया तो हो गया, हमें हर दिन हर बार सेम टेस्ट देना होगा। बट जितने भी छोटे रेस्टोरेंट होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी एक खाने की क्वालिटी और टेस्ट को मेंटेन रखना, क्योंकि उनका खाना एक शेफ बनाता है। अब वो शेफ भी एक इंसान ही है, तो कभी नमक कम ज्यादा हो जाएगा, मसाले कम ज्यादा हो जाएंगे, कभी खाना ज्यादा पक जाएगा तो कभी कच्चा रह जाएगा, ठीक से नहीं पकेगा। और अगर उसने जॉब छोड़ दी तो फिर आप नया शेफ लेके आओगे, मतलब अगेन आपकी फूड की क्वालिटी फिर से चेंज हो जाएगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि उसके खाने में अब वो बात नहीं रही, क्योंकि हम इंडियंस के लिए खाना एक इमोशन होता है। इस तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए जितने भी बड़े रेस्टोरेंट होते हैं वो सब अपने खाने को स्टैंडर्डाइज करते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें हमें रॉ मटेरियल लाने से लेके खाना बनने तक सब कुछ मेजर करना होता है और फिर उसे एक प्रोसेस में कन्वर्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पालक पनीर तैयार करना है तो उसमें कौन सा ऑयल यूज करना है, सनफ्लावर का ऑयल यूज करना है या सोयाबीन का ऑयल यूज करना है, और एक जने के लिए कितना ml ऑयल यूज करना है, उसके साथ ही कितने ग्राम पालक यूज करना है और उसे मिक्सचर में कितने देर तक ग्राइंड करना है ताकि उसे एक अच्छा टेक्सचर आ सके, कितना ग्राम मसाला यूज करना है, वो भी कौन सा करना है, घर का करना है या बाहर का करना है, कितना ग्राम पनीर यूज करना है। इस तरह सब कुछ मेजर करने के बाद हमें इसका एक प्रोसेस बनाना पड़ता है। यानी स्टेप नंबर 1 ऑयल डालना है, स्टेप नंबर 2 जीरा डालना है, स्टेप नंबर 3 प्याज डालना है, स्टेप नंबर 4 सारे मसाले और नमक डालना है। इस तरह सारे स्टेप्स एक पेपर पे लिख लेने हैं और उतनी ही क्वांटिटी यूज करनी है जितने हमने पहले मेजर करी थी। अगर 50 लोगों ने आपके स्टेप्स फॉलो करके खाना बना लिया और उन सब की टेस्ट सेम है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका खाना स्टैंडर्डाइज हो गया है। खाना स्टैंडर्डाइज करने के दो फायदे होते हैं। एक, कस्टमर को हमेशा सेम टेस्ट मिलती है जिसकी वजह से वो मल्टीपल टाइम्स आपके रेस्टोरेंट में आता है, और दूसरा, आपको कभी एक शेफ पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। नंबर 2, एम्बियंस। क्यों कुछ जगह पर हमें अच्छा फील होता है? क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जिस वजह से लोग वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। उस तरह के एम्बियंस के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होता है, जैसे लाइटिंग कौन सी यूज करनी है, ज्यादा ब्राइट होगी तो वो आंखों को चुभेगी, ज्यादा डिम हो जाएगी तो अंधेरा दिखेगा। आपके डाइनिंग एरिया में किसी भी तरह की गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए, जिसके लिए आपके रेस्टोरेंट में एक अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। उसी तरह कस्टमर जिस कुर्सी पर बैठेगा वो कंफर्टेबल है या नहीं, वो जिस प्लेट में खाना खाएगा उसका डिजाइन कैसा है, ये सारी बातें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि कस्टमर इन सबको सबकॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर रहा होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि KFC, पिज्जा हट, बर्गर किंग, डोमिनोज इन जैसे बड़े ब्रांड्स अपने आउटलेट में ऑरेंज, रेड और येलो कलर ही क्यों यूज करते हैं? बिकॉज जब भी लोग इन कलर को देखते हैं तब उन्हें ज्यादा भूख लगती है, और ये मैं नहीं कह रहा, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब भी लोग ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर इन कलर्स का यूज किया गया है वहां पर लोग खाना ज्यादा ऑर्डर करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेस्टोरेंट्स। इन सब से एक रेस्टोरेंट का एम्बियंस बनता है, और रेस्टोरेंट चलाने के लिए जितना अच्छा फूड होना चाहिए उतना ही अच्छा एम्बियंस भी। नंबर 3, एम्प्लॉयज। आपके पास एम्प्लॉयज की एक अच्छी टीम होनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज ही होते हैं जो कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए आप अगर प्रोफेशनल ट्रेनर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें उन्हें कम से कम बताना पड़ेगा कि कस्टमर के साथ कैसी बात करनी है, प्लेट्स को कैसे पकड़ना है। ऑर्डर लेते टाइम पे वेटर अगर ऊंची आवाज में बात करेगा तो उससे बाकी कस्टमर्स डिस्टर्ब होंगे। अक्सर देखा गया है कि लोकल रेस्टोरेंट में जब भी कपल्स या लेडीज आती है तब वेटर सुंदर लड़कियों के ज्यादा पास जाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उन्हें ऑकवर्ड फील होता है और आपके रेस्टोरेंट की इमेज खराब होती है। मार्केट में हमारी रेस्टोरेंट के प्रति अच्छी और क्लीन इमेज बनाए रखने के लिए हमें इन बातों पर खास ध्यान देना होगा। इसके साथ ही हमें एम्प्लॉयज के लुक्स और अपीयरेंस पे भी काम करना होता है। अगर किसी की हेयर स्टाइल रोड साइड छपरियों की तरह है तो उसे एक अच्छा हेयर स्टाइल देना होगा। अब एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, किसी भी कस्टमर के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी भी प्रकार की आर्गुमेंट नहीं करनी है। अगर कस्टमर ने कहा है कि तुम्हारी गलती है तो उसे चुपचाप मान लेना है, और जब तक वो रेस्टोरेंट के अंदर है तब तक उनके साथ पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली बात करनी है। और हर वेटर ने खाना प्लेट के अंदर सर्व करके देना चाहिए। मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में देखा है कि खाना सिर्फ टेबल पे ला के रख देते हैं और सर्व कोई भी नहीं करता। एक बार खाना सर्व करने के बाद बीच बीच में उनके आसपास नहीं भटकना है। जब उनको जरूरत होगी वो आपको बुलाएंगे और तभी जाना है, और जब तक कस्टमर बिल नहीं मांगता तब तक उसके पास बिल लिख के नहीं जाना है।
एज ए रेस्टोरेंट ओनर आपको कभी भी अपने एम्प्लॉयज पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट करोगे वैसे ही आपके एम्प्लॉयज आपके कस्टमर को ट्रीट करेंगे। अगर किसी को कुछ कहना है तो प्राइवेटली कहना है, किसी की बेइज्जती नहीं करनी है। आपको लग सकता है कि मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, लेकिन यही डिफरेंस होता है एक लोकल रेस्टोरेंट के अंदर और एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर। नंबर 4, प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए हमें एक तो सेल्स इंक्रीज करनी पड़ेगी या तो फूड कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए अगर हमारे एरिया में जोमेटो और स्विगी है तो सबसे पहले उन प्लेटफॉर्म्स पे हमें रजिस्टर करना है, और अगर नहीं है तो हम छोटे इवेंट जैसे बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी या छोटा फंक्शन, अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप बड़े इवेंट्स को भी खाना प्रोवाइड कर सकते हो। या फिर हम इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जहां पर हमें डेकोरेशन से लेके इवेंट खत्म होने तक सब कुछ हमें ही मैनेज करना होता है, जिसके लिए लोग हमें पैसे देंगे। अब हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है? एक तो जोमेटो और स्विगी से आ रहा है, दूसरा कैटरिंग बिजनेस से आ रहा है, और तीसरा इवेंट मैनेजमेंट से आ रहा है, और ये हमारे रेस्टोरेंट की साइड इनकम है। अब हमारे रेस्टोरेंट की सेल कैसे इंक्रीज करनी है? सबसे पहले तो जितने भी रेगुलर कस्टमर है उनको पकड़ के रखना है। उसके लिए आप उन्हें रेस्टोरेंट का मेंबरशिप कार्ड दे सकते हो ताकि वो हमारे रेगुलर कस्टमर बने रहे। अब ये कार्ड कैसे काम करता है? ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनका बिल 4-5 हजार का होता है, या फिर ऐसे लोग जो हमारे रेस्टोरेंट में बार बार आते हैं। एक बार किसी इंसान को कार्ड दे दिया, उसके बाद वो इंसान जब भी हमारे रेस्टोरेंट में आएगा तब उसे 20-30% डिस्काउंट मिलेगा उसके हर खाने पे, और तब तक मिलेगा जब तक उसका कार्ड वैलिड है। इस कार्ड को कितने महीने तक वैलिड रखना है और पर पर्सन कितने परसेंट डिस्काउंट देना है, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। इतना सब कुछ करने के बाद आपके रेस्टोरेंट में अच्छे खासे कस्टमर आने तो लग जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि लोग ज्यादा खाना ऑर्डर करें तब आपके एम्प्लॉयज को क्रॉस सेलिंग करनी आनी चाहिए। इसके अंदर वेटर कस्टमर को मोटिवेट या इंसिस्ट करता है ज्यादा खाना ऑर्डर करने के लिए। जैसे अगर कोई कस्टमर बर्गर ऑर्डर कर रहा है तब वेटर कहता है, सर अगर आप इसके साथ फ्रेंच फ्राइज और पेप्सी लोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही कोई पनीर टिक्का ऑर्डर कर रहा है तो उससे हम रसमलाई और गुलाब जामुन रिकमेंड कर सकते हैं। मैंने जो बताया वो बहुत बेसिक एग्जांपल्स है। जब आपके पास थोड़े पैसे आ जाएंगे तब आप प्रोफेशनल ट्रेनर को बुला लेना है, वो आपको ठीक से बता भी देगा और आपके एम्प्लॉयज को ट्रेन भी कर देगा। रही बात कॉस्ट कटिंग की, तो आई पर्सनली डोंट लाइक इट, बिकॉज इसके चक्कर में हम बहुत बार केमिकल्स और आर्टिफिशियल कलर्स का यूज करने लगते हैं। ऐसे ही आप अपने गेट के बाजू में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का एक स्टॉल खोल सकते हो, ताकि आसपास से गुजरने वाले लोग खरीद सके, और अंदर वाले तो ऑर्डर करते ही है। नंबर 5, इमरजेंसी फंड। आइडियली हमारे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसके अंदर मेनली दो ही चीजें होती है, एक रेस्टोरेंट का रेंट और दूसरा एम्प्लॉयज की सैलरी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो मशीन हम यूज करते हैं उनका मेंटेनेंस भी ऐड करना चाहिए। अगर आपके रेस्टोरेंट का मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट 60,000 रुपए है तो 6 महीने के हिसाब से आपका इमरजेंसी फंड 3,60,000 रुपए का होना चाहिए। नंबर 6, मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए आप सोशल मीडिया में ऐड रन कर सकते हो, या फिर अपने एरिया में बड़े होल्डिंग्स और पोस्टर लगा सकते हो। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती तो आपको एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर करना चाहिए। न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देख के अपने पैसे मत वेस्ट करो, क्योंकि आज के टाइम पे न्यूज़पेपर कोई भी नहीं पढ़ता। लेकिन सबसे अच्छी मार्केटिंग होती है वर्ड ऑफ माउथ, जिसमें आपको सिर्फ अच्छी क्वालिटी और सर्विस प्रोवाइड करनी होती है और कस्टमर अपने आप चलाता है। इसी कारण से हमारे यहाँ शर्मा जी के समोसे आज भी बहुत फेमस है।